भारत के मेरे सब प्यारे भाइयों बहनों, सभी जाति धर्म के, विशेषतः आदिवासी, मुस्लिम, दलित और सभी जाति धर्म के गरीब युवा युवतियां, आप सबको मित्रता दिन के शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब आज कितने गहरे संकट में है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, मैं आपसे आज देश की अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, नई नई चीजें बाहर आ रही है। और दूसरा मुद्दा है नई अर्थनीति, शॉर्ट में मैं बोलूंगा। और तीसरा मुद्दा है ये दोनों का कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है। यदि हम अर्थनीति की बात करेंगे तो मैंने पहले कई बार कहा था कि जब बैंक है, LIC है, तो LIC की स्थापना 1957 साल में हुई थी और उसमें 5,000 रुपए से वो LIC शुरू करी थी। मेरे ख्याल से मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन सिर्फ 168 कर्मचारी से शुरू की, 12 ब्रांचेस शुरू किए थे। आज 1,11,000 कर्मचारी है और लाखों ब्रांचेस है और 11 लाख एजेंट भी काम करते हैं। कुल मिला के वो 5,000 करोड़ की आज संपत्ति है 35 से 40,000 करोड़ की, 40 लाख करोड़ की, 35 से 36 37 लाख करोड़ की है। अभी मालूम हुआ कि मोदी जी ने, और उसके पहले भी लोन दिए जाते थे क्योंकि पैसे हैं ना, तो रखे क्या करेंगे। पॉलिसी जब मैच्योर तो पैसे देने हैं, तब पैसे उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मोदी जी ने कई प्राइवेट सेक्टर को ये पैसे दिए, जिसकी आज मुझे जो मालूमात है वो 50,000 करोड़ की है। और पहले भी कई कर्ज दिए थे, लेकिन वो कर्ज अभी वसूल नहीं होने वाले हैं। तो LIC का बोनस कम हो गया, LIC के बाकी सभी दिक्कतें बढ़ गई है। अभी वो LIC मोदी जी 1 लाख करोड़ में बेचने की सोच रहा है, 1 लाख करोड़। दूसरा मैंने जिक्र किया था कि हमारे सबसे बढ़िया काम इंदिरा गांधी ने 1959 में 19 जुलाई को आया था। मैं 19 जुलाई को मेरे ख्याल से लाइव आया था और 5,000 करोड़ के 14 बैंक थे, उनको नेशनलाइज करके 5,000 करोड़ उसमें डाले थे। 1991 तक कारोबार बैंकों का अच्छा चल रहा था। 5,000 करोड़ में से 3,500 का लोन दिया था, तो वो सब 100% वसूल हुआ। हमारे जो सब राजनेता है, नेताएं हैं, उनकी संपत्ति में बढ़ावा कितना आता है हर साल। दुनिया भर के, यानी अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, जब भी नेता राजनीति में आता है तो उसका अकाउंट उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और जब वो जाता है तो उसको अकाउंट डिक्लेयर करना पड़ता है, और नॉर्मली वही अकाउंट रहता है। 1991 से मनमोहन सिंह का ये जो भी सरकारें आई मोदी के पहले कार्यकाल में, हमारे राजनीतियों की, नेताओं की संपत्ति में 350% बढ़ावा होता था। मोदी आने के बाद वो 500 या 600% बढ़ावा हो गया है उनकी संपत्ति का। अभी इसमें जिक्र किया है
लॉकडाउन के पहले, सेशन के पहले उनकी आमदनी बढ़ाई, क्योंकि उनको खर्चों में कम आता है वगैरह, और वो इतनी बढ़ाई थी कि 3 पट बढ़ाई थी। एक इन्हें बर्बादी का कारण क्या है? जो बैंक के लोन थे वो 2014 के पहले, यानी जैसे कि हम 12-13 की बात करेंगे तो 63,000 करोड़ का लोन दिया था। 13-14 की बात करेंगे मोदी के पहले 65,000 का लोन दिया था। मोदी आने के बाद 14-15 में 1,50,000 करोड़ का लोन दिया। 15-16 में 1,60,000 करोड़ का लोन दिया। 16-17 में 1,70,000 का लोन दिया। 11 आंकड़ा बढ़ता ही गया। अभी क्या किया कि कुल मिला के 2014 तक बैंक में फ्रॉड थे, और जो फ्रॉड थे वो 8,822 फ्रॉड थे, और बैंक के 5,200 एम्प्लॉयज को प्रोसिक्यूट करने का प्रस्ताव था। अभी मोदी ने कानून में बदलाव किया, और अभी बैंक लोन देने वाले अधिकारियों पर गुनाह नहीं होगा, ऐसा कानून में तक किया। जो सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, आरबीआई और भी कई एजेंसियां लोन में डिफॉल्ट होता तो इंक्वायरी करती थी, वो सब इंक्वायरी अभी बंद कर दी। उनका एक एक प्रतिनिधि लिया और एक बोर्ड स्थापन किया है, जिसका नाम कुछ बोर्ड अभी 2019 में स्थापन किया है। वो बोर्ड ये सब लोन कंट्रोल करता है, यानी 50,000 करोड़ से ज्यादा जो फ्रॉड्स है उसकी इंक्वायरी ये बोर्ड करेगा। और बाकी के तो हुआ क्या कि जो लोन का जो प्रेशर था कि लोन वसूल होना चाहिए, वो अभी कमिटी है, कमिटी उनकी मर्जी की है, तो वो नहीं हो रहा है, और उसमें सैकड़ों अधिकारी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, तो अभी देखो रेलवे की जो एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी थी, तो पहले उनकी डिसइन्वेस्टमेंट जो चल रही है मोदी की, मनमोहन सिंह के जमाने में जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी वो कई हजार करोड़ में थी, यानी 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ की। मोदी आने के बाद जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई 14-15 में 24,348 करोड़, 15-16 में 23,996 करोड़, 16-17 में 46,247 करोड़, 17-18 में 1 लाख से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हुई, 18-19 में 84,000 करोड़। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट यानी जो हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी वो बेचने के आंकड़े बढ़ गए। इतना ही नहीं, तो किसको दी ये सब प्रॉपर्टी? मुट्ठी भर लोगों को दी है। आज यदि हम सब भारत के राज्यों का हिसाब करेंगे तो अंबानी का टर्नओवर सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटक से कम है, यानी 5 राज्य जो है वो अंबानी के टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर है। बाकी 23 राज्य है जिनका टर्नओवर अंबानी से कम है। ये प्रॉपर्टी किसके, हमारी कुदरती संपत्ति किसको कितनी देनी है,
वो भी इतना भयानक काम है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी इन्होंने रेल बेचना शुरू किया है। रेल की क्या अवस्था थी? दुनिया में हमारी रेल सबसे अच्छी रेल है। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने एक 20 दिन का समय किया था, तो तब चर्चा थी, मुझे मालूम है कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। तब कर्मचारी थे 17 लाख और आवाजाही होती, हर दिन लोगों की आवाजाही होती थी रेल से, वो 70 लाख पर डे थी, क्योंकि आबादी 57 लाख थी, 57। और माल वाहतूक थी 6 लाख टन की, ये 1974 की। आज की परिस्थिति क्या है? तो आज हर दिन 2,30,000 लोग, 2,30,000 लोग, 30 लाख सर 2,30 लाख लोग आवाजाही करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं हर दिन। आबादी 130-135 करोड़ है और माल वाहतूक 37 लाख टन है। लालू जी के जमाने में तो ये बहुत थी, माल वाहतूक को उन्होंने बहुत स्कोप दिया था। अब ये माल वाहतूक रेल से क्यों नहीं चाहते? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात है। यदि रेल में आप सुविधा देंगे और सब माल हमारा ट्रेन से जाएगा, तो ऑटोमोबाइल का क्या, ट्रक का क्या होगा, डीजल पेट्रोल का क्या होगा? या आप, हम लोग थोड़ी बारीकी से सोचते नहीं। तो आज क्या हो गया, रेलवे के कर्मचारी सिर्फ 14 लाख है। 1974 में 17 लाख थे और आंदोलन हुआ था, उनको वेतन और बोनस कम है। आज तो 14 लाख है। हर दिन लोग 2,30,00,000 लोग आवाजाही करते हैं, उस समय सिर्फ 70 लाख करते थे। तो आज तो रेलवे का क्या होगा? सैकड़ों रूट उन्होंने आज बेचे। एक ही हमारी लाइफलाइन थी कि सब हम लोग रेल से बड़े इत्मीनान से प्रवास करते थे, आवाजाही करते थे, उसको भी बेच डाला। ये सब जो बेच रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? ये कैसे सत्ता पे आए थे? इनकी एक कविता थी, वो कोई जिसने मोदी का इंटरव्यू जिसने लंदन में लिया, नाम मालूम, लेकिन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जो लूट रहे हैं सपनों में उनको मैं रोकूंगा, वगैरह वगैरह उनकी कविता थी। तो क्या हो गया आज? रेल तो खत्म हो गई। ये बाकी सभी पब्लिक सेक्टर की जो मैंने अभी लिस्ट आपके सामने जो मैं गिन रहा था, वो खत्म हो गई। अभी इस साल का जो बजट था, जो अभी फरवरी या मार्च में निर्मला सीतारमण ने दाखिल किया था, तो टोटल कुल मिलके बजट था 30,42,230 करोड़ का, 30,42,230 करोड़ का। और उसमें इनकम आता है, इसलिए बजट बनाते हैं ना। एक्सपेक्टेड इनकम था उनका, टैक्स के माध्यम से जो आ रहा था वो 24 लाख करोड़, और उसका डिवीजन था जीएसटी 6 लाख करोड़, इनकम टैक्स 6 लाख करोड़, एक्साइज 1,24,000 करोड़, और कुछ ऐसा है। जो इनकम आना था वो लॉकडाउन के कारण अभी तक आया नहीं। कुछ 1,38,000 करोड़ कस्टम है, कारपोरेट टैक्स है, 1,06,000 करोड़ ये जो रोड सेस, ये वो उसकी है। और तो ये जो सबका इनका एस्टिमेट था वो आया नहीं। आया कितना? जिनको आज तक पहले तिमाही में आना था वो 25% आना था, आया सिर्फ 1,53,000 करोड़, और उसमें टैक्स है 80%, और बाकी का सब जो आने वाला आया नहीं। तो क्या हुआ अभी? तो इनको आज देश बेचने के सिवाय देश चलाने के लिए चारा ही नहीं रहा।
और ये जब देश बेचते हैं तो किसके बहुत के? थोड़े ही लोगों को बेचते हैं। जब अपने ऊपर सरकार खर्च करती है, हर दिन सरकार चलाने के लिए पैसे लगते हैं, तो वो भी पैसे, उसका बहुत बड़ा खर्चा है। और ये जो पैसे है, तो इसलिए एनपीए हो गया है अभी 5,14,870 करोड़। उसमें से इन्होंने वसूल करने का जो प्रयत्न किया, उसमें से 20,000 करोड़ आए। अभी दिस इन्वेस्टमेंट 2,10,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। तो टोटल बजट फेल हो गया। क्या देना था इनको? इनको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 91,000 देने थे, हाउसिंग के लिए 21,000 करोड़ देने थे, डिफरेंट खाद के लिए 1,19,000 करोड़ देने थे, एग्रीकल्चर के, रेलवे के लिए। इन्होंने क्या किया कि जो रेलवे का बजट था, इनको एक सेंट्रलाइज पावर करने की एक इनके मन में मनीषा है। इनको स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए और बाकी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। रेलवे का जो सेपरेट बजट था, तो कल समझता था कि रेलवे क्या कर रही है, वो बजट इन्होंने इसमें मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद अभी वेतन सब, ये उनकी जो सब बिल्डिंग मेंटेनेंस और उनके लिए जो खर्चा आने वाला है, वो सभी खर्च, मंत्रियों का उन्होंने जो भत्ता बढ़ाया, वो मैंने बोला कि इतने बहुत, वो सब देने के लिए इनके पास पैसे नहीं। स्वच्छता अभियान हो, उसको 12,294 करोड़, आवास योजना हो, उसको 27,500 करोड़, ग्रामीण हेल्थ के लिए 3400 करोड़, ये सभी अभी ठिकाने पर रह गए। और पैसे नहीं, और मोदी रात दिन देश आगे बढ़ रहा है। भारत की दुनिया में सब सराहना हो रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ, तो जब हमारे तिजोरी में पैसे थे, तो सरदार पटेल ने सभी 562 रियासत थी, 66, उनको देश में शामिल किया। 4 लोग तैयार नहीं थे, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर, उनको लिया। आज तो मैं बोल रहा कि कारपोरेट सब मालामाल हो गए और देश भिखारी हो गया है। और मैंने बोला कि मालामाली का जो एक तरीका है, तो आज 23 राज्यों से ज्यादा अंबानी की संपत्ति हो गई है। तो इसी हालत में हम आज, ना हमारे पास रेलवे रहा, ना हमारे पास जो मुनाफे में सार्वजनिक उद्योग थे वो रहे। तो आज इनके पास इकोनॉमी सुधारने की कोई सोच ही नहीं है, देश चलाने की सोच नहीं है। और रेडियो टीवी पर आके 100% झूठ बोलते हैं। थोड़ा मैं अभी एजुकेशन के बारे में बोलूं कि एजुकेशन के बारे में हमारी सबकी अपेक्षा क्या थी कि नई अर्थनीति ला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लाना ही चाहिए। सबको लगता है कि वो जो उन्होंने 5+3+3+4 किया और उसमें साइड बदलने का रास्ता खुला किया, ये यूरोप अमेरिका में ठीक था। आप हमारे बच्चों को 12वें साल में बोलेंगे, हमारी शिक्षा के बैकग्राउंड भी समझ देना चाहिए कि 80% लोग हमारे देश के ऐसे हैं कि जिनके पास हर दिन पर पर्सन 20 रुपए भी खर्च करने को नहीं है। तो उन सब बच्चों को क्या करना चाहिए था? ये जो आरटी मनमोहन सिंह ने लाया था, वो आरटी जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, अंडर आर्टिकल 21(1), तो उसको बढ़ावा देना चाहिए था कि 3 साल से 18 साल तक ये बच्चे, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की बजट का आप बोलेंगे तो मनमोहन सिंह के जमाने में जीडीपी का 7% खर्च एजुकेशन पे था, 7%, और मोदी के जमाने में जीडीपी का 0.5%, और मनमोहन सिंह के जमाने 0.7%, और कोठारी कमीशन कहता है 6%। 6% तो 68 में कहा था। आज तो शिक्षा के कितने रास्ते बदले हैं, टेक्निकल एजुकेशन आया है, तो ये आज 6% देने की भाषा करी। लेकिन आपने अभी इकोनॉमी देखी है, तो ये 6% देंगे कहाँ से?
लेकिन बोल तो रहे हैं, ठीक है। अभी तुमको एक मैं सदी बात बताता हूं कि आरटीआई एक्सटेंड करते हो तो ये जिम्मेदारी निजी स्कूलों पर जाती। अभी ये आरटीआई की इन्होंने जो बात करी, क्या पिक्चर है कि 12% भी स्कूलों ने वो आरटीआई शुरू नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो उनको प्रेशर ही नहीं ना। तो आज 12% भी लड़के जब तुम्हारे आरटीआई का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो आज पहले हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी कि आरटीई के माध्यम से हमारे सभी बच्चे 3 से 18 साल तक हर स्कूल में 25% हर क्लास में यदि बच्चे जाते तो गरीबों के लिए कुछ होता। ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऑन द कंट्री इनका जो मनीषा है वो 45,000 यूनिवर्सिटीज है, उनको वो मर्जर करके, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, उनको वो मर्जर करके सिर्फ 15,000 करने हैं। टीचर्स नहीं है, 1 लाख से ज्यादा स्कूल है जहां एक टीचर है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना पानी है। सिर्फ देश में 50% स्कूल्स है जहां बच्चों को पीने को पानी मिलता है या टॉयलेट है, बाकी 48% को नहीं है। मोदी जी आने के बाद ये जो इन्होंने नारा दिया आत्मनिर्भर का, ये सबसे बड़ा धोखा है। 1 से 8 साल के बच्चे, यानी हमारे देश में 15 लाख स्कूल्स हैं, उसमें से सिर्फ 12.6% लोगों ने आरटीई का अमल किया है। उसके भी मैं खुद देखता हूँ स्कूल में उनके बहुत बच्चों के लिए अलग बिठाया जाता था, उनको अलग खाना दिया जाता था, उनके लिए अलग क्लासेस थे। हमने लड़ाई करी और वो सब बच्चे रईस बच्चों के साथ बैठने लगे। अभी 9 लाख देश में टीचर की पोस्ट खाली है। मैंने बोला कि 50% स्कूल, 52% स्कूल है जहां थोड़ी सुविधा है। तो नई पॉलिसी में तो आरटीई की बात ही नहीं, राइट टू एजुकेशन की बात ही नहीं। और इनका ज्यादा से ज्यादा जो इनकी मनीषा है वो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्वायत्त बने। हमारे दोस्त जावड़ेकर जी ने एक बार कहा था कि सभी स्कूलों की जिम्मेदारी उनके माजी विद्यार्थियों ने लेनी चाहिए। क्या बात करते? सरकार के पास 30 लाख करोड़ का तुम्हारा बजट है और तुम उसमें सब फेल हो गए हैं और बच्चों को बोलते आपने आत्मनिर्भर बोलो, तो इसका मतलब आपको एजुकेशन देना ही नहीं है ना। और आपने जो वो साइट बदलने की बात की है, तो आप 12 साल के बच्चों को बोलते हैं कि जाओ प्लम्बिंग का कोर्स करो, जाओ तुम इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करो। इसका मतलब क्या है? तो आपको, हम गरीबों के बच्चों को, हमारे गरीब के बच्चों को कैपिटलिस्ट के लिए, मनीवादियों के लिए स्किल लेबर बना के देना है। सबको अच्छा लगता है कि 2 समय की रोटी तो चाहिए ना, तो आप इतना ही पढ़ो कि सिर्फ आपको 2 समय की रोटी मिले। उच्च शिक्षण जो है उसमें हम जाते कहाँ हैं? यदि वो भी आंकड़ा आप देखेंगे तो 3% लोग ऊपर कॉलेज में जाते हैं। और उनकी हालत क्या है? जब हमारे देश के बच्चे अमेरिका में यहां पढ़ते हैं तो बजट की जो हालत देखेंगे आप, तो ये 2020 का जो बजट था ये 99,000 करोड़ का था और 99,000 में 59,000 करोड़ ये 1 से 12 के जो क्लासेस है उसके लिए था। तो ये जो बच्चे हैं ये कितने हैं? 12 करोड़ से ज्यादा है। तो एक बच्चे को क्या खर्चा आता है? यानी सिर्फ 2 रुपए 65 पैसा, उसमें सैलरी है, उसमें मिड डे मील है, उसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस है। और कॉलेज के बच्चों को 26 से 28 रुपए पर डे आते हैं, जिसमें ये सब है, मेंटेनेंस है। तो
पहली तो बात आरटी नहीं है तो मुफ्त शिक्षण हमको 3 से 18 उन्होंने यूनो को भी लिख के दिया है। 3 से बच्चे स्कूल में रहने की अच्छा आइडिया है, लेकिन कब जब उनका सब आप जिम्मेदारी लेगी सरकार तो अच्छी आइडिया है। यदि आज आप बोलेंगे 3 साल के बच्चे को भेजो स्कूल और ये आत्मनिर्भर आप ही उसका देखो, तो ये कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये दूसरी इनकी जो मोटे मोटे तौर पर 3000 छात्रों से कम जो स्कूल है कॉलेज है बंद करेंगे, तो इससे तो 50,000 कॉलेज बंद हो जाएंगे। 90% कॉलेजेस देहातों में हैं और वो ये बोलते हैं कि यदि 3000 के कम बच्चे हैं तो वो कॉलेज बंद होना चाहिए और 2035 तक ये सबको स्वायत्तता बनाने की भाषा कर रहे हैं। स्वायत्तता है इसका मतलब क्या? यूनिवर्सिटी या कॉलेज जितना चाहे फीस ले और बच्चों को पढ़ाए। जो हमारा, मैंने अभी कहा कि 39,000 का जो हमारा बजट है उच्च शिक्षा के लिए यहाँ का भारत का, तो हमारे अमेरिका में जो बच्चे जाते हैं उनका बजट 38,000 करोड़ का है। तो ये जो नीति लाई है, हमें अपेक्षा नहीं थी कि ये हमको पढ़ने देंगे। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं ये सब क्यों हो रहा है, ये सब 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है? एक तो बात पहली समझो, राज किसी का भी हो, की पोजीशंस पे सब मनुवादी लोग बैठते हैं, यानी संघीय लोग बैठते हैं। आईबी हो, राव हो, सीबीआई हो, एजुकेशन के फील्ड में हो। मैं एक मेरा अनुभव बताता हूँ कि मेरा जो भी मेरे साथ आता है, ड्राइवर हो, जो भी कोई आता है तो, या मेरे आश्रम के बच्चे हैं, उनको मैं लॉयर बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दूसरे पैसे नहीं है सबको मैं लॉयर बनने की। तो मेरा एक ड्राइवर था, वो कभी कभार 12वीं पास हुआ था, तो मैंने कहा जा तू लॉ कर। तो उसको सब खोजना पड़ा, डिग्री 12 के सर्टिफिकेट। तो वो एक डायरेक्टर एजुकेशन थे, उनके पास मैंने भेजा। उनका नाम बोलने की जरूरत है, लेकिन वो मनुवादी थे। तो बोले काहे को पढ़ाई करता है, ड्राइवर है अच्छा है ना। तो वो अभी वकालत होकर बनकर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। घर का खुद का घर है, 2-3 स्टूडेंट उसने घर बनाया है। मेरा ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर भी पीएचडी किया, तीसरा मेरा एक मसाज वाला था, ही स्टूड फर्स्ट फॉर एलएलएम, पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। और ये सब बच्चे काम को लगे, लेकिन इनको एनकरेज नहीं करता कोई। तो ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे क्या है? ये सब इकोनॉमी हमारी कमर तोड़ हो गई इकोनॉमी की, इसके पीछे क्या है? सब हमारा देश बेच रहे हैं, इसके पीछे क्या है, कौन है? तो मैं कहता था कि सरकार किसी की भी हो, बिल्कुल मुगलों से बात करो। तुम मोहम्मद बिन कासिम को लाया, मनुवादी ने लाया, मनुवाद के प्रसार करने के लिए और बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए लाया। अभी पीछे जाता नहीं मैं, क्योंकि हमारे लोग क्या बोलते हैं, आप क्या हमेशा मनुवादी बोलते हैं, मोदी शाह भागवत बोलते हैं, मनीवादी बोलते हैं, मनुवादी बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलो। अभी जब यही लोग हमारी बर्बादी कर रहे हैं और अभी 100% हमारी बर्बादी हो गई है, तो किसके खिलाफ बोलो? वो क्या मेरे के शत्रु है? मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं अभी, आदिवासी, दलित और सभी जाति धर्म के गरीबों की लोग बात कर रहा हूं, तो उनको बर्बाद किसने किया? भारत को बर्बाद किसने किया? उनके खिलाफ तो मुझे बोलना चाहिए ना। तो मैं सभी बहुजनों को विनती करता हूं कि आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, आप गोलवलकर का वी और नेशनहुड पढ़िए, उनका जो लिखा है वो तो पढ़िए ना। तिलक के सभी एडिटोरियल और सावरकर का जो लिखित है, यानी तिलक, सावरकर, गोलवलकर का जो लिखित है आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी मनीषा क्या है। इनकी मनीषा है कि हम बाकी लोग वो सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार चाहिए। हमें वोटिंग की जरूरत नहीं, राज्यों की जरूरत नहीं, केंद्र में भी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं,
और हमें मैं दिख के थका हूं, मैं सबूत दिखाता हूं। क्या भी भागवत कहता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं, मनुस्मृति के तहत कारोबार चल रहा है और हम सबकी कमर तोड़ व्यवस्था का अधिकारी नहीं, शिक्षा का अधिकारी। जब नीति आ रही थी हम लोगों ने नई नीति में